गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के दिन हम लोग ने फिक्स कॉस्ट देखा था। आज हम लोग वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। मैंने आपको नोट्स भेजा है ग्रुप पे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, पिछले लेक्चर में हम लोग ने फिक्स कॉस्ट देखा था। आज हम लोग वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्शन जैसे चेंज होता है वो हिसाब से बदलता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 10 रुपये का मटेरियल लगता है, तो 10 बनाने के लिए 100 का लगेगा। तो प्रोडक्शन जैसा कम ज़्यादा होते रहता है, वैसा ये वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, कम ज़्यादा होते रहेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 by ICWA India is the cost of elements which tend to directly vary with the volume of activity। तो जितना अपना प्रोडक्शन कम ज़्यादा है उसके हिसाब से उसका जो कॉस्ट है वो कम ज़्यादा होते रहता है। वेरिएबल कॉस्ट हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स है उसके। वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो वेरिएबल ये दोनों हम लोग ने कॉस्ट शीट के स्टार्टिंग में देखा था कि डायरेक्ट मतलब क्या है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता। इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर वैरीज डायरेक्टली विथ वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज और प्रोडक्शन। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट विथ अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो इसका कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। वेरिएबल कॉस्ट का जो है कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है जितना भी अपना प्रोडक्शन बढ़ता है। वेरिएबल कॉस्ट तो उसके जो एग्जाम्पल्स है, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, सेल्स कमीशन, यूटिलिटीज, फ्रेट, पैकिंग एक्सेट्रा, ये सब वेरिएबल ओवरहेड्स या वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल्स है। ओके, आगे जो है अपना सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जिसमें आधा वेरिएबल है, आधा फिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 by ICWA इंडिया कंटेन्स बोथ वेरिएबल फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें दोनों रहता है, फिक्स भी रहता है, वेरिएबल भी रहता है। दे आर पार्टली अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो उसका जो इफेक्ट है वो पार्टली होता है, मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्शन कम ज़्यादा होने से पार्टली उसके ऊपर इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर फैक्ट्री सुपरविजन, मेंटेनेंस, पावर एक्सेट्रा। तो ये सब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है जिसमें फैक्ट्री सुपरविजन है, मेंटेनेंस है, पावर एक्सेट्रा। बाद में अ स्टेप कॉस्ट। तो स्टेप कॉस्ट क्या है? इज विच इज़ फिक्स इन नेचर बट ओनली विद इन सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी जो एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन 1000 यूनिट जब तक बना रहना उतना सेम रहेगा।
1000 के आगे गया तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। तो ये क्या एक लिमिट अपने को बता रहा है, ये लिमिट के आगे जाएगा तो क्या होगा, अपना वो फिक्स कॉस्ट का खर्चा बढ़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप कॉस्ट। बाद में कॉस्ट बिहेवियर एंड यूनिट कॉस्ट। व्हाट हैपन्स व्हेन एक्टिविटी लेवल राइजेस कैन बी समराइज एज बिलो। मतलब अगर एक्टिविटी लेवल अपनी बढ़ती है तो क्या हो सकता है, इसकी हम लोग ने समरी दी है। द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये हमेशा सेम ही रहता है। द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फेल्स, मतलब जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ये हमेशा कम होते जाएगा। बाद में टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी कम होते जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है, फिक्स कॉस्ट कम होते जा रहा है, तो ये दोनों की टोटल भी क्या होगी, कम होते हुए जाएगी। बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर वाइज कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं उसका यूज़ क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला कॉस्ट कंट्रोल। तो वेरिएबल कॉस्ट आर कंट्रोल in relation to level of activity while fixed cost must be control in relation to time। आपको क्या करना है, जो कंट्रोल करना है वेरिएबल कॉस्ट को, प्रोडक्शन जितना है उतना ही अपने को उसको स्टेबिलिटी रखने में कंट्रोल होता है। कि हम लोग अगर समझो प्लान कर रहे 100 यूनिट्स का प्लान कर रहे, तो 100 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन रॉ मटेरियल परचेस करना है, ज़्यादा नहीं परचेस करना है, जिससे क्या होगा, रॉ मटेरियल पे कंट्रोल होगा। बाद में समझो वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्शन है वो करने के लिए 2 महीने लगते हैं, तो 2 महीने ही अपने को जगह भाड़े पे लेनी है, जिससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में आएगा। बाद में अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। अगला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। तो फ्रॉम डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर कॉस्ट विल वैरी एज अ रिजल्ट ऑफ गिवन डिसीजन। तो हम लोग एक पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं कि कितना क्वांटिटी अपने को प्रोड्यूस करने का है। तो वो प्रोड्यूस करने का जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं तो अपने को ये पता चलता है कि उसके लिए कितना लेवल तक जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है वो फिक्स है और कितने लेवल के बाद वो बदलते जा रहा है। तो अपने को पता चलता है कि अगर डिसीजन कुछ भी ले रहे हैं तो कितने प्रोडक्शन करने के बाद उसमें चेंजेस आ रहे हैं। बाद में मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी ये तुम लोग को नेक्स्ट सेमिस्टर में है। द मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द सेग्रीगेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अपने को प्रॉफिट कमाना है, पूरे ईयर में 10 लाख प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, कितना यूनिट्स क्वांटिटी बेचना पड़ेगा, या कितना सेल अपने को पूरे ईयर में करना चाहिए, तो ये बताता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपको बिजनेस चालू करने का रहेगा, समझो ईयर में आपने प्लान किया है कि 10 लाख रुपया आपको प्रॉफिट कमाने का है, तो 10 लाख प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल आपको करना पड़ेगा ताकि आप लोग प्रॉफिट का जो टारगेट है वो रीच कर सके। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग बताता है। बाद में फ्लेक्सिबल बजटिंग, ये भी तुम लोग को हायर ईयर्स में रहेगा एमकॉम में। तो उसमें कैसे है कि फ्लेक्सिबल बजट तुम लोग को क्या बताता है कि अगर तुम लोग अलग अलग यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, समझो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो इतना खर्चा आ रहा है, 200 यूनिट्स कर रहे हो तो इतना खर्चा आ रहा है, 300 कर रहे हो तो इतना खर्चा आ रहा है, तो क्या कर रहे हो, आप प्लान बदल रहे हो, हर बार जो है आप प्लान बदल रहे हो और खर्चा निकाल रहे हो। तो ये बदलते रहना मतलब फ्लेक्सिबल, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्या है, आप जैसे आपका आउटपुट का क्वांटिटी चेंज कर रहे हो तो वो हिसाब से कितना खर्चा लगने वाला है ये अपने को पता चलता है। फ्लेक्सिबल बजट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड
unless the impact of fluctuating activities of variable cost and fixed cost is shown properly. जब तक अपने को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं समझ में आता है कॉस्ट के या प्रोडक्शन के ऊपर, तब तक हम लोग ये फ्लेक्सिबल बजट नहीं बना सकते। बाद में अगला है सीवीपी एनालिसिस। तो सीवीपी एनालिसिस क्या है? ये सेपरेट करता है। सेपरेशन ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग सीखने वाले हैं, कॉस्ट वॉल्यूम और ब्रेक इवन एनालिसिस। तो उसमें ये सेपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग उधर सेपरेट ही करते हैं कि सबसे पहला सेल्स है, सेल्स में से सबसे पहला फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और बाद में प्रॉफिट आता है। तो ये हम लोग सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हम लोग ये मार्जिनल कॉस्टिंग में देखेंगे। फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग। द डायरेक्ट कॉस्टिंग इज अ सिस्टम of costing in which only the variable or direct cost such as direct material, direct labor and variable manufacturing expenses are charged to the product cost। तो ये डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या है कि हम लोग जो डायरेक्ट मतलब वेरिएबल खर्चा जो लगता है वही सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस से उतना माइनस करते हैं तो अपने को एक कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये भी आपका मार्जिनल कॉस्टिंग में है। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग का मतलब क्या है? जो डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स है उनको सेल्स के अगेंस्ट चार्ज करना। तो आगे, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट की अगर टोटल लेनी है तो सब अपने को जो भी कॉस्ट है उनको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के हिसाब से कॉस्ट को क्लासीफाई करना। कॉस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 लेस डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस इन दिस रिस्पेक्ट। कुछ गाइडलाइंस अपने को दे रहा है इसके रिगार्डिंग। कॉस्ट शुड बी गैदर टुगेदर इन देयर नेचुरल बिलोंग ग्रुपिंग सच एज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्चा आ रहा है उसको आपको डिवाइड करने का है, एक तो मटेरियल में, लेबर में और एक्सपेंसेस में। आइटम्स ऑफ द कॉस्ट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो जैसे उसका नेचर रहेगा उसका जो वैल्यू है वो बदलते जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इन द 3 कैटेगरीज, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। उनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तो उसमें सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट क्या है? Material cost is the cost of material of any nature used for the purpose of production of a product or a service। तो material cost क्या है कि जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन किसका? एक प्रोडक्ट का या सर्विस का, उसका प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं उसका टोटल खर्चा मतलब मटेरियल कॉस्ट। बाद में आईसीए में डिफाइंस मटेरियल कॉस्ट एज द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज़ सप्लाइड टू अंडरटेकिंग। तो जो हम लोग कमोडिटीज सप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए, उसके कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट मतलब परचेस करना, फ्रेट इनवर्ड मतलब कैरेज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज मतलब ये टैक्स आ गया, इंश्योरेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। मतलब परचेस करते टाइम जो इस टाइप का खर्चा लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ अकाउंट ऑफ मोड वैट, सेन वैट, सेल्स टैक्स एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, ड्रॉबैक्स, रिफंड, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं जब हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये इधर तक आप पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
वारिट करके। हो. आगे. अभी लेबर कॉस्ट मतलब क्या मीन्स द पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज परमानेंट और टेम्पररी फॉर द सर्विसेज. ICMA defines labor cost as the cost of remuneration of the employees for the undertaking. तो लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है, जो हम लोग एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं, भले वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, उनके सर्विस के लिए जो पे कर रहे हैं वो लेबर कॉस्ट है. ICMA defines labor cost as the cost of remuneration of the employees for the undertaking. तो जो उनके काम के लिए हम लोग जो पैसा दे रहे हैं उसको हम लोग लेबर कॉस्ट बोलते हैं. लेबर कॉस्ट इंक्लूड सैलरीज एंड वेजेस पेड टू परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. ये पहले भी देख चुके हैं. और जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं वो भी लेबर कॉस्ट में आता है. हियर सैलरीज एंड वेजेस इंक्लूड्स ऑल फ्रिंज बेनिफिट. मतलब जो डिडक्ट किए जाते हैं वो फ्रिंज बेनिफिट जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ESI, ओवर टाइम, इंसेंटिव्स, बोनस, एक्स ग्रेशिया, लीव एनकैशमेंट, वेजेस. तो ये सब भी इसमें लेबर कॉस्ट में ही कंसिडर किया जाता है. एक्सपेंसेस आर, अभी ये जो तीसरा एक्सपेंसेस है, तो ये क्या है, कॉस्ट अदर देन मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट. जो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा और तीसरा खर्चा आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस, विच आर इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी, जो एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज, पेमेंट ब्रॉड फॉर सर्विसेज, जॉब प्रोसेशन चार्जेस एक्सेट्रा कैन बी टर्म्ड एज एक्सपेंसेस. जो अभी इसमें क्या है, जो यूटिलिटीज़ पे करते हैं, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, ये यूटिलिटीज़ है, तो उनको हम लोग जो पे करते हैं, या हम लोग कुछ प्रोसेसिंग करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे. ICMA डिफाइंस expenses as the cost of service provided to an undertaking and the notional cost of the यूज़ ऑफ द ओन एसेट. तो इसमें क्या है, ICMA के अनुसार एक्सपेंसेस क्या है, जो एक अंडरटेकिंग के लिए जो खर्चा आता है, और नोशनल कॉस्ट मतलब अभी कैसा रहता है कि एक इमेजिनरी खर्चा माना जाता है. कि फॉर एग्जांपल अभी समझो अपनी खुद की जगह है, अपनी खुद की जगह है और उधर हम लोग प्रोडक्शन या बाकी का एक्टिविटीज़ कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो जगह भाड़े पे लिए, तो इमेजिनरी भाड़ा कितना लगेगा, तो भी ये भी इसमें इंक्लूड होता है, जिसको नोशनल बोलते हैं. इमेजिनरी को क्या बोलते हैं, नोशनल. तो ऐसे नोशनल एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. तो ये अपना पहला टॉपिक ख़त्म हो गया. अभी अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट. तो मटेरियल कॉस्ट में पहला क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल. मटेरियल कंट्रोल का सबसे पहला मीनिंग देखेंगे. मटेरियल कंट्रोल इज डिफाइंड बाय ICMA एज द फंक्शन ऑफ ensuring that sufficient stocks are retained in stock to meet all requirements without carrying unnecessary stock. तो इसका मतलब क्या है कि अपना स्टॉक को मेंटेन रखना, सफिशेंट स्टॉक को मेंटेन कर रखना, ताकि अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाए बिना एक्स्ट्रा स्टॉक को मेंटेन किए हुए. अपना सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ऐसा स्टॉक मेंटेन करना, इसका मतलब है मटेरियल कंट्रोल. तो मटेरियल कंट्रोल इज सेफ गार्डिंग of company's property in the form of material by proper system of recording, and also to maintain them at optimum level considering operating requirement and financial resources of the business. तो मटेरियल कंट्रोल का मतलब क्या है कि कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको सेफ रखना, ताकि एक प्रॉपर सिस्टम हम लोग ये स्टॉक मेंटेन करने की डेवलप करें, जिससे ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन कर सके
और उससे क्या है, अपने ऑपरेशन जो चल रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के, वो भी स्मूथली चले और अपना पैसों की भी बचत हो। तो ये है मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल में क्या है, इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसीट, इशू एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। तो मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है और कंट्रोलिंग है। जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है या जो हम लोग दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं और स्टोरेज में रख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी मतलब फास्ट प्रोडक्शन करने का, और इकोनॉमी का, इकोनॉमी मतलब क्या है, कम से कम खर्चा मेंटेन करने का। तो ये जो दो ऑब्जेक्टिव है इससे मटेरियल कंट्रोल से हल हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। मटेरियल कंट्रोल basically aims to ensure that adequate goods are in stock to meet all requirements without carrying unnecessary large stock। तो मटेरियल कंट्रोल क्या करता है कि हम लोग एडिक्वेट गुड जो है वो स्टॉक कर सके, ताकि हम लोग ज़्यादा स्टॉक उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने पहले आपको डेफिनेशन में बताया था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर एज फॉलोज। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू अवॉइड अंडर स्टॉकिंग, मतलब स्टॉक कम भी नहीं होना चाहिए, टू प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल सो दैट द प्रोडक्शन इज नॉट हेल्ड अप। तो कम स्टॉक किया ना तो हम लोग कंटिन्यूस सप्लाई नहीं कर पाएंगे और उसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो अंडर स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। बाद में टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अपना खर्चा बढ़ेगा। टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, मतलब उसमें क्या है कि अपने को स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। एंड अवॉइड सरप्लस एंड ऑब्सोल्यूट स्टॉक। तो उससे क्या है, हम लोग ज़्यादा स्टॉक मेंटेन रखना, बाद में वो ख़राब हो जाएगा, उसका डेट निकल जाएगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। टू मेंटेन मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी एट मिनिमम कॉस्ट एट रिलायबल फ्रॉम अ रिलायबल स्टोर। तो उसमें क्या है कि अपने को अच्छे क्वालिटी का मटेरियल चाहिए कम कॉस्ट में, जिससे हम लोग प्रोडक्शन अच्छा दे सके, और वो रिलायबल सोर्स से मिलना चाहिए जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। बाद में टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, फिर अपने को टोटल कॉस्ट कम करना है। तो टोटल कॉस्ट में क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है और कैरिंग कॉस्ट है, ये हम लोग ने ईओक्यू में देखा था। टू अवॉइड वेस्टेजेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज एंड यूसेज। तो स्टोरेज एंड यूसेज के टाइम वेस्टेज एंड लॉसेस को कम करना। टू मेंटेन प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेंट्री। तो जो इन्वेंट्री है मतलब अपना स्टॉक, उसका प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेन करना। बाद में टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग इन्वेंट्री डिसीजन। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना ताकि वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले पाए। बाद में एडवांटेजेस। The main advantages of the material control are it facilitates the smooth running of production by ensuring supply of material uh, of the risk quality in right quantities at the right time at right places। तो उसमें क्या है कि मटेरियल कंट्रोल से हम लोग स्मूथ प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट स्टॉप से, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सप्लाई चलते रहेगा और अपने को राइट मटेरियल मिलेगा राइट क्वांटिटी में, राइट टाइम पे और राइट प्राइजेस पे। इट अवॉइड्स द नेसेसरी लॉकिंग अप ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन मटेरियल। तो उसमें कैसे रहता है कि उसमें अपनी कैश ब्लॉक नहीं होती है, जो स्टॉक के ऊपर हम लोग खर्चा करें उसमें स्टॉक ब्लॉक ने अपना जो कैश है वो ब्लॉक नहीं हो रहा है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ बाइंग बाय डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटीज। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब कैलकुलेट करते हैं
तो उससे क्या होता है, उसका जो कैरिंग कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट भी क्या है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ। सर फर्स्ट चैप्टर में जो और थ्योरी है वो नहीं करनी है। नहीं, इतनी करी तो भी बस ही, आप करो ज़्यादा, ये मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। हाँ ओके। वाह सर। हम्म। ओके, आगे एडवांटेजेस है। It reduces the cost of storage by avoiding it reduces the cost of storage by avoiding unnecessary holding of stock। तो वो स्टोरेज के कॉस्ट को भी कम करता है, ताकि हम लोग जितना ज़रूरत है उतने ही स्टॉक मेंटेन करने का है, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मटेरियल फ्रॉम पिल्फरेज, थेफ्ट, डैमेज, डिटोरिएशन एक्सेट्रा थ्रू प्रॉपर स्टोरेज। तो हम लोग को जितना चाहिए उतना ही स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो उससे क्या है, अपना जो स्टॉक है उसका लॉस नहीं होगा, जैसे चोरी से होता है, डैमेज से होता है, तो अपना स्टॉक जो है वो सेफ रहेगा। इट रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द यूज़ ऑफ मटेरियल। तो जब मटेरियल यूज़ करते टाइम जो वेस्टेज होता है वो भी अपना कम हो जाएगा। फिर इट प्रोवाइड्स prompt and correct information about the values of material used in the various department। तो वो एक जो मटेरियल है उसकी बराबर वैल्यूज़ बताता है। जो भी मटेरियल हम लोग
डिपार्टमेंट में यूज़ कर रहे उनका प्रॉपर वैल्यूज अपने को बताता है। बाद में इट फैसिलिटेट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक ऑफ मटेरियल थ्रू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो वो अपने को अप टू डेट इंफॉर्मेशन स्टॉक के बारे में बताता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करके। इट इंश्योर्स रेगुलर रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट अबाउट द रिसीट इशू एंड स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड ऑल्सो अबाउट द स्पॉइल आइटम्स एंड ऑब्सोलीट स्टॉक। तो वो इंश्योर करता है कि जो रिसीट इशू और स्टॉक है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को बताई जाए, और जो स्पॉइल आइटम्स है और ऑब्सोलीट स्टॉक है उसके बारे में भी मैनेजमेंट को बता सके। बाद में नेक्स्ट है रिक्विजिट्स, उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल आर एज फॉलोज। तो क्या क्या रिक्वायर है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट कंसर्न विथ प्योरली रिसीविंग इंस्पेक्शन, स्टोरेज, इश्यूज, अकाउंट्स एंड कॉस्ट डिपार्टमेंट। तो उसमें अपने को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है अलग अलग डिपार्टमेंट से, जिससे क्या होगा, रिसीविंग करना, इंस्पेक्ट करना, स्टोरेज, ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग कर पाएंगे। बाद में यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑल द स्टेजेस ऑफ कंट्रोल। तो जो भी फॉर्म्स है और डॉक्यूमेंट्स है वो सब डिपार्टमेंट के लिए स्टैंडर्ड रहेंगे, जो भी डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं मटेरियल उनके लिए। क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो उससे क्या होगा, हम लोग क्लासीफाई कर पाएंगे, क्लासीफाई, कोऑर्डिनेट और स्टैंडर्डाइज कर पाएंगे मटेरियल को। फिर प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, तो जितना भी मटेरियल की ज़रूरत है उसके रिक्वायरमेंट की हम लोग प्लानिंग कर पाएंगे। बाद में एफिशिएंट परचेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी हम लोग परचेस कर रहे हैं उसका एफिशिएंट मैनेजमेंट हम लोग कर पाएंगे। फिर बजटरी कंट्रोल ऑफ परचेसेस, तो उसमें क्या है कि परचेस के ऊपर हम लोग एज पर द प्लान, बजटरी मतलब एज पर द प्लान कंट्रोल रख पाएंगे। स्क्रीन हाँ स्क्रीन, ओके, अभी लाइट आया ना। दिख रहा है? हाँ हाँ ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था, प्लान स्टोरेज ऑफ मटेरियल, फिजिकल कंट्रोल एंड रिकॉर्ड्स टू कंट्रोल इशू या यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोर्स एंड प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल के स्टोरेज का प्लान करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर फिजिकल कंट्रोल रखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, और आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि किधर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बाद में सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट रिगार्डिंग मटेरियल परचेस, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। बाद में आपको एक सिस्टम डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिससे आप लोग मटेरियल मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर पाएंगे, परचेस के रिगार्डिंग, स्टोरेज और यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर पाएंगे। बाद में स्कोप ऑफ द 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो तीनों एलिमेंट्स में मटेरियल ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है वैल्यू के टर्म्स में। देयरफॉर मटेरियल कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। तो ये मटेरियल कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट कंट्रोल का। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, it is in a position to control to a greater extent
द फाइनल कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स। तो अगर मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रख पा रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल कॉस्ट के ऊपर भी कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ, अभी आगे तो मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या इंक्लूड है। कंट्रोल ऑफ रिसीट ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। फिर कंट्रोल ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना है। और कंट्रोल ऑफ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, मतलब जो स्टोरेज हो रहा है उसके ऊपर भी प्रॉपर कंट्रोल रखना है। प्रॉपर बराबर माल स्टोर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। बाद में अगला क्वेश्चन है परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर क्या है कि हम लोग मटेरियल जो ऑर्डर दे रहे हैं, तो मटेरियल का ऑर्डर जिस डॉक्यूमेंट पे दे रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं परचेस ऑर्डर। वंस द सप्लायर इज सिलेक्टेड, द परचेस डिपार्टमेंट इशू अ परचेस ऑर्डर to the supplier for supply of the specified material on the terms and conditions agreed। तो एक बार सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेस ऑर्डर इशू करता है सप्लायर को, ताकि उनको माल प्रोवाइड हो सके। जो भी उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो गया है वो उसके अनुसार माल उनको मिलना चाहिए। ऐसे ऑर्डर हम लोग सप्लायर को दे रहे हैं। अ परचेस ऑर्डर इज़ अ की डॉक्यूमेंट इन अ परचेस फंक्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है परचेस फंक्शन में। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट सिंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट between the purchaser and the supplier for the supply of material on agreed terms। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है परचेसर और सप्लायर के बीच में कि उनको मटेरियल प्रोवाइड करे टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार। It is a managerial document as it is used by various departments such as purchase for ensuring the supply of material, by stores for receipts and inspection of material, and by accounts for approving the purchase invoice for payment। तो ये एक मैनेजरियल डॉक्यूमेंट भी है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के काम में आता है। पहले तो परचेस के काम में आता है कि ताकि उनको ये क्या बोलते हैं, और जो भी वो लोग ये कर रहे सप्लाई कर रहे, परचेस का फंक्शन क्या रहता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एडिक्वेट क्वांटिटी सप्लाई करना। तो सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करने के लिए परचेस डिपार्टमेंट के काम आता है। बाद में स्टोर्स के भी काम आता है। स्टोर्स को देखना पड़ता है कि वो बराबर
जो हम लोग ने मंगा है उसी क्वालिटी का मटेरियल आया क्या नहीं आया है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी काम में आता है ताकि वो उनको पेमेंट रिलीज़ कर सके। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट के काम भी आ रहा है, इसके लिए वो मैनेजरल डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर द फॉर्मेट ऑफ परचेस ऑर्डर शुड बी केयरफुली डिवाइस, इसके लिए उसको अपने को केयरफुली बनाना पड़ता है। इट शुड गिव ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन अ क्लियर मैनर, उसमें जो भी डिटेल्स है एक क्लियर मैनर में अपने को बताना है। स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला लिंकिंग रेफरेंस, अ डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज कंटेन द लिंकिंग रेफरेंस टू द प्रीवियस एंड सक्सीडिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें कभी भी पिछले डॉक्यूमेंट्स का हमेशा रेफरेंस होना चाहिए। हेंस अ परचेस ऑर्डर शुड शो परचेस रिक्विजिशन नंबर एंड डेट, उसके ऊपर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहला परचेस रिक्विजिशन का नंबर और डेट होनी चाहिए। इंक्वायरी फॉर सप्लायर इनविटेशन फॉर टेंडर नंबर, जो हम लोग ने कोटेशन मंगाया था उस कोटेशन का नंबर होना चाहिए, बाद में कोटेशन का नंबर और डेट होनी चाहिए। फिर गुड्स इंस्पेक्शन नोट नंबर, जो गुड्स हम लोग ने इंस्पेक्ट किए थे उसका नोट का नंबर होना चाहिए और डेट होनी चाहिए। बाद में पिछली बार जो गुड्स रिसीव हुए थे वो गुड्स रिसीव नोट नंबर और डेट होनी चाहिए। बाद में परचेस इनवॉइस नंबर एंड डेट होना चाहिए, जो परचेस का बिल है उसका नंबर और डेट होनी चाहिए। दीज रेफरेंस आर यूजफुल फॉर मैनेजरियल फॉलोअप एंड कंट्रोल, तो ये रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मैनेजमेंट को कुछ फॉलोअप करना रहेगा या कंट्रोल करना रहेगा उसके रिगार्डिंग। बाद में टर्म्स एंड ज्यूरिडिक्शंस, टर्म्स क्या क्या है, द परचेस ऑर्डर शुड स्पेल आउट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है सप्लाई के वो उसमें मेंशन होने चाहिए। इट शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या है कि अगर वो प्रॉब्लम आता है तो कौन से कोर्ट में केस डालनी है। दिस इज बिकॉज इफ देर इज अ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन द purchaser and supplier, the legal suit is to be filed in a court having the specified jurisdiction, मतलब उसका एरिया कौन सा है वो उसमें मेंशन होना चाहिए। बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कॉपीज, 1 कॉपी ईच इज टू सेंड टू सप्लायर स्टोर्स एंड अकाउंट्स, तो अपने को किधर किधर कॉपी भेजनी है, सप्लायर को भेजनी है, स्टोर्स को भेजनी है और अकाउंट को भेजनी है। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए यूजफुल है। कॉपी इज रिटेन बाय परचेज डिपार्टमेंट फॉर फॉलोअप एंड रिकॉर्ड्स, एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास रहती है ताकि वो फॉलोअप ले सके और रिकॉर्ड मेंटेन करे। बाद में अगला क्वेश्चन है मटेरियल रिक्विजिशन नोट, तो एट अ रूल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज एंड फ्रॉड्स नो मटेरियल शुड बी इशूड फ्रॉम अ स्टोर्स विदाउट अ प्रॉपर रिटर्न अथॉरिटी, मतलब इसमें क्या बोला है कि कैसे रहता है कि कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, तो जब तक मटेरियल रिक्विजिशन का नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से नहीं आता है कुछ भी मटेरियल अपने को स्टोरेज से बाहर निकालना नहीं है। तो द डॉक्यूमेंट विच अथोराइजेज द इश्यू ऑफ मटेरियल इज नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट और स्टोर्स रिक्विजिशन नोट, मटेरियल अथोराइजेशन एक्सेट्रा, तो ये इनके अलग अलग नाम हैं जिससे मटेरियल इशू करने की ऑर्डर दी जाती है, तो उनको मटेरियल रिक्विजिशन नोट बोलते हैं, स्टोर रिक्विजिशन नोट बोलते हैं या मटेरियल अथोराइजेशन बोलते हैं। नॉर्मली द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द और द मैनेजर ऑफ द कंसर्न कॉस्ट सेंटर इज अथोराइज टू प्लेस रिक्विजिशन फॉर द इश्यू ऑफ मटेरियल विद द स्टोर्स, तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है या उस कॉस्ट सेंटर का मैनेजर है वो अथोराइज रहता है ऐसी मटेरियल रिक्विजिशन नोट बनाने के लिए। द स्टोर शुड मेंटेन अ लिस्ट ऑफ अथोराइज पर्सन अलॉन्ग विद देयर स्पेसिमेन सिग्नेचर, तो स्टोर के पास उसकी लिस्ट होनी चाहिए उनके अथोराइज पर्सनस के नाम की और उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर की भी लिस्ट होनी चाहिए। द रिक्विजिशन नोट मस्ट बी साइन बाय एन अथोराइज पर्सन and contain a detailed list of items required for a specific cost center, cost unit, a job, batch or process, तो उसके ऊपर अथोराइज पर्सन की साइन होनी चाहिए
और डिटेल लिस्ट देनी चाहिए जो अपने को लगेगा एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए, जिसमें जॉब, बैच और प्रोसेस शामिल है। बाद में स्पेशल पॉइंट, सबसे पहला लिंक रेफरेंस। द मटेरियल रिक्विजिशन नोट शुड प्रोवाइड लिंक रेफरेंस विथ अर्लियर डॉक्यूमेंट। जो जैसे हम लोग ने परचेस ऑर्डर का देखा, उस तरह इसका भी रेफरेंस अपने को देना है प्रीवियस मटेरियल रिक्विजिशन का, जिसमें बिल ऑफ मटेरियल विच इज़ एक्सप्लेन बिलो एंड सक्सीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर, इशू ऑफ मटेरियल, पोस्टिंग इन बिल ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को पोस्ट करना बिल कार्ड में और स्टोर लेजर में, उसकी डिटेल्स भी अपने को देनी है। ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हुआ सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्टिंग। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट इज यूज बाय कॉस्ट अकाउंटेंट सेक्शन फॉर टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। तो इसको कौन कौन यूज़ करता है? सबसे पहला कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यूज़ करेगा, ताकि उनको पता चले कितना मटेरियल इशू हो गया है पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इशूड इज एलोकेटेड टू द कॉस्ट यूनिट वाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट अकाउंट। तो ये जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो कॉस्ट पर यूनिट को एलोकेट हो जाता है जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। बाद में क्वांटिटी, द मटेरियल रिक्विजिशन नोट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द एग्जैक्ट क्वांटिटी, द जॉब, बैच और प्रोसेसेस, मतलब कितना लगता है पर्टिकुलर जॉब, बैच, प्रोसेस को, वो क्वांटिटी बतानी है। द स्टोर कीपर हैज़ टू वेरीफाई द क्वांटिटी अगेंस्ट क्वांटिटी सैंक्शन फॉर द जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एक्सेट्रा। तो जो स्टोर कीपर है उसको माल कब देना है, जो ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट सैंक्शन करके आती है तब उसको
माल देना है. द सैंक्शन फॉर द टोटल क्वांटिटी कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट नोन एज बिल ऑफ मटेरियल. तो जो सैंक्शन हुई क्वांटिटी के बाद ये बिल ऑफ मटेरियल बनता है, जो हम लोग जो स्टॉक हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, उसके साथ हम लोग बिल ऑफ मटेरियल भी देते हैं. कॉपीज while copies retained by the requisition department for reference, 3 copies are sent to the stores. तो रिक्विशन डिपार्टमेंट एक कॉपी रखती है और 3 कॉपीज हम लोग स्टोर्स को भेजते हैं. द स्टोर यूजेस 1 कॉपी फॉर इश्यू ऑफ मटेरियल एंड पोस्टिंग कार्ड. तो स्टोर जो है वो एक कॉपी यूज़ करती है मटेरियल इशू करने के लिए और पोस्टिंग करने के लिए, एंट्री करने के लिए. द सेकंड कॉपी इज सेंड टू स्टोर अकाउंटिंग. दूसरी कॉपी स्टोर अकाउंटिंग को भेजती है फॉर पोस्टिंग इन द बिल ऑफ मटेरियल एंड स्टॉक लेजर. तो उसका एंट्री करने के लिए स्टोर अकाउंटिंग सेक्शन को भेजती है. द थर्ड कॉपी इज यूज बाय कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट फॉर प्राइजिंग ऑफ द इशू. मतलब प्राइजिंग करने के लिए और कॉस्ट अलोकेट करने के लिए, जो हम लोग ने ओवरहेड्स में देखा, तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हम लोग भेजते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक लेवल, जो हम लोग ने पढ़ा था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. तो स्टॉक लेवल क्या है? मटेरियल और इन्वेंट्री कंट्रोल नेसेसिटेट्स द मेंटेनेंस ऑफ एवरी आइटम ऑफ मटेरियल एट सच अ लेवल दैट देर इज नाइदर ओवर स्टॉकिंग नॉर अंडर स्टॉकिंग. तो ये क्या है? एक मेंटेनेंस का मैकेनिज्म है जो अपने को बताता है कि कितना स्टॉक अपने को मेंटेन करना है ताकि ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग ना हो पाए. फिर मिनिमम लेवल. मिनिमम लेवल इंडिकेट्स द लोअर फिगर्स ऑफ इन्वेंट्री बैलेंस which must be maintained in hand at all times so that there is no stoppage of production due to non availability of inventory. तो मिनिमम लेवल क्या है कि ये सबसे कम फिगर है जिससे जो अपने को मेंटेन करनी है ताकि अपना प्रोडक्शन स्टॉप ना हो पाए. फैक्टर्स. तो ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? द मेन फैक्टर्स कंसिडर फॉर द फिक्सेशन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आर एज फॉलोज. क्या क्या फैक्टर्स है? मैक्सिमम कंजम्पशन, जो हम लोग ने फॉर्मूला में देखा था कि अब तक कितना कंज्यूम हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम क्वांटिटी. और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, मतलब जब ऑर्डर करने के बाद कितना दिन लगता है माल आने के लिए, तो उसको डिलीवरी पीरियड बोलते हैं. और वो अब तक कितना ज़्यादा लगा है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये 2 चीज़ें से हम लोग को कैलकुलेट करते हैं. बाद में एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन फॉर एवरी ईच इन्वेंट्री आइटम, मतलब एवरेज निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकालते हैं. ठीक है, तो आप क्या करो, इधर तक पढ़ के लो, बाद में हम लोग ख़त्म करते हैं. ठीक है.
हुआ सर। ओके ओके चलेगा, थैंक यू। फिर अभी अपना लेक्चर मंडे को रहेगा 12 बजे। चलेगा। 2 हाँ क्या हो गया? 2 बजे मंडे को मंडे 2 बजे रहता है। मंडे को 2 बजे, हाँ। फ्राइडे सैटरडे को 12 बजे रहता है, मंडे को 2 बजे रहेगा, मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, चलेगा।